नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा की सुपुत्री के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वहीं आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। साथ ही कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा था। तो वरिष्ठ निजी सचिव की बेटी का निधन और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों को सीएम ने ढांढस भी बंधाया। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह पर लगातार देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही है। परेड की भी तैयारियां लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में कई जगह मैराथन भी होनी है, जिसको देखते हुए शहर भर में ट्रैफिक को कन्वर्ट किया गया है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर के लोगों को उत्तराखंड की झांकियां भी देखने को मिलेगी। 26 जनवरी को लेके जो यातायात है, चूंकि ये हॉलीडे है तो मसूरी को लेके जो लोग घूमने आएंगे उसमें हम कुछ आशंका कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। उसमें वहीं जीएमएस रोड से वाहनों को बाईपास के थ्रू मसूरी भेजा जाएगा ताकि शहर बचा रहे। दूसरा, बहुत सारे मैराथन इवेंट्स 26 जनवरी की सुबह में प्लान किए गए। हर एक मैराथन इवेंट और रूट की हमने मैपिंग कर रखी है और जगह जगह पे वैसे ड्यूटी आज लगाई जाएगी। जो स्टेट लेवल हमारा प्रोग्राम होगा वो भव्य दिव्य होगा, वो परेड ग्राउंड में होगा। तो परेड ग्राउंड के चारों ओर ये 0 जोन रहेगा। हम लोग सारे ही उत्तराखंड के सारे ही डांस करते हैं ना, जिसमें जैसे कुमाऊं, जौनसारी, ये सारे करते हैं। हम लोग संस्कृति विभाग से हैं। वैसे जो हम लोग अभी यहाँ डांस कर रहे हैं वो हम लोग एक कौथिक सॉन्ग कर रहे हैं। मतलब ये चमोली का एक सॉन्ग है, इसे झोड़ा भी कहते हैं और मतलब कौथिक सॉन्ग है। इसमें लड़का लड़की की मतलब विशेषताएं बता रहा है। उसे मेले में जाने के लिए उत्सुक मतलब वो कर रहा है, उत्सुकता में मतलब दोनों बहुत खुश है। मेले में जाने की बातें हो रही हैं कि मेले में चलो, ऐसे ऐसे कपड़े पहनो, इस तरीके से मतलब एक गीत के द्वारा ये डांस को हम लोग वो कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भूदसाव के कारण दर्जनों परिवार जोशीमठ से बेघर हो चुके हैं, जिसके चलते पीड़ित परिवारों को फिलहाल राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं राहत शिविरों में रह रहे सभी पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं मिल रही है। जगह जगह पर सरकार प्री फैब्रिक हट का निर्माण कर रही है। बता दें कि जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के लिए डाकगांव में एनटीपीसी के प्लॉट में पीड़ित परिवारों के लिए इस हट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि डाकगांव भी फिलहाल सुरक्षित नहीं है। यहां भी आए दिन दरारें आना जारी है और जिस कारण गांव पर भी खतरा बना हुआ है। और ये महिलाएं यहाँ पे बहुत ही आक्रोश हैं और ये इनकी मांग है कि ये यहाँ पे इसलिए इन्हें ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम हो रहा है, क्या प्रशासन ने यहाँ आए हमको पूछा, हम किस हिसाब से ये काम हो रहा है, क्या कल को यहाँ पे क्या बनेगा क्या नहीं, हमें क्या पता है। हमें पूछना चाहिए था कि ये काम हो रहा है किस लिए हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, हमारी जमीन है, हमें पूछना चाहिए था। और ये बहुत ही आक्रोश में है और ये काम बंद कराने आ रखे हैं इधर। और हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ हम कुछ बना रहे हैं। एनटीपीसी की जमीन है, पहले ढाक वालों से खरीद रखी है, कोई बात नहीं, हमारे गाँव की जमीन है वो। और उसी टर्नल की वजह से यहाँ से नीचे से टर्नल जा रहा, उसी टर्नल की वजह से हर तीसरे घर में दरार हैं। आज तक शासन प्रशासन कोई नहीं आया देखने। उनका फर्ज होता था, यहाँ से भी टर्नल जारी है, हर घरों में दरारें हैं, फिर क्यों वो प्रवासियों को यहाँ बसा रहे हैं। हमारे गांव के नीचे से टनल है। कल के दिन यही दशा, जोशीमठ की दशा अगर यहाँ हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आप हमारी जमीन पे दूसरे लोग को बसा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। आप लोगों को अगर यहाँ पे किसी को बसाना था या कुछ काम करवाना था, पहले गाँव में एक आम बैठक करवाते, उसके बाद आगे कार्य करवाते। असुरक्षित है यहाँ पर, तो ऊपर से भी धसाव आ रहा है, नीचे से भी एनटीपीसी वालों ने जितनी जमीन थी उसके बदले नीचे से पूरा धसाव
काट दिया है, नीचे से पूरा धंसा हो जा रहा है। नीचे से उन्होंने कहा कि चक्काडाम बनाएंगे और यहाँ इधर ये जमीन में उन्होंने बोला था कि वो कॉलोनी बनाएंगे, CSF वालों की कॉलोनी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल लाएंगे। कहाँ का हॉस्पिटल, कहाँ की कॉलोनी, कहाँ का स्कूल, खाली ऐसे ही मशीन डाल रखी है, पूरी डैम्पिंग कर रखी है। हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस स्टंट दिखाते और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर वीडियो बनाते रईस जातों पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में ही यातायात पुलिस ने 950 सीसी इंजन की कावासाकी गाड़ी को सीज किया है। तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वीडियो बनाने वाले युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में यातायात पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि तेज रफ्तार के शौकीन लोग अक्सर महंगी बाइकें रखना पसंद करते हैं, जिसमें से कई 20 से 25 लाख की कीमत की होती है और कई बार चालान होने के बावजूद भी इन रईसजादों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए अब पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए महंगे दामों पर चालान काटने की कार्रवाई करेगा। बता दें कि सीज की गई कावासाकी बाइक पर भी लगभग 3 लाख का चालान किया गया है। इसमें देखा गया कि जैसे अगर MU एक्ट में हम कार्रवाई करते हैं तो वो चलनों तक ही सीमित रहती है, और चूंकि ये बाइक जो रैश ड्राइविंग में हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, इसमें लगभग 20 लाख 25 लाख की बाइक रहती है, तो 1000-2000 के चालान से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी में हम कुछ लीगल बेसिस ढूंढ रहे थे जिसमें हम सख्त कार्रवाई कर सके। तो 2 अच्छे ऑप्शन हमारे पास आए। जो हमने कल कार्रवाई की थी वो 107-16 जो हम CRPC के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई करती है वो हमने शुरू की है। तो सोशल मीडिया यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा लगभग 12 लोगों को हमने फर्स्ट स्टेज में 1 हफ्ते में चिन्हित किया, जिनके द्वारा ऐसी रैश ड्राइविंग करके वीडियो बनाए जाते हैं। उनको हम 6 महीने के लिए बाउंड डाउन करेंगे शांति बनाए रखने के लिए, और वो लगभग 3 लाख रुपए तक का वो बॉन्ड होगा। और अगर इन 6 मंथ्स में कभी भी वो इस तरीके की हरकत करते पाए जाते तो उसमें हम बॉन्ड डाउन की राशि जो 3 लाख रुपए वो हम उनसे वसूल करेंगे। तो हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटरयान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। RTO संदीप सैनी के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। मतलब है कि केंद्रीय वाहन राज्य सरकार या संघ या राज्य के क्षेत्र के सरकारी वाहन, इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी वाहन 15 साल से पुराने, उनका नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जियो जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर, जिस भी उपक्रम के हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। में स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश किया गया था कि सभी स्कूल बसों में GPS लगेगा। तो हमारे यहाँ फिटनेस के टाइम पे भी ये देखा जाता है और परमिट रिन्यूअल के टाइम पे भी देखा जाता है कौन सी गाड़ी में GPS है या नहीं है। तो समस्त वाहनों में GPS लगने के उपरांत ही फिटनेस की जाती है उसमें। तो उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में राज्य के पर्वतीय इलाकों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को सलाह दी गई है कि ऐसे मौसम में कहीं पर भी रास्ते बंद हो सकते हैं, इसके लिए वे वैकल्पिक व्यवस्था भी रखें। बिल्कुल ये येलो अलर्ट में हमने रखा है इसको। जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ है या देहरादून के लिए भी जो हिल्स की बात करें तो इनके लिए येलो अलर्ट रखा गया है। बर्फबारी के लिए रखा गया है क्योंकि बर्फबारी जब भी 1-2 फीट से ऊपर होने जैसे एरिया में भी शुरू हो जाए तो वहां जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। साथ ही जो टेम्परेचर्स वगैरह वो भी कम होंगे, तो उसका भी जो वहां पे आसपास जो लोग रह रहे हैं तो उनको थोड़ा चाहिए कि अपना इंतजाम रखें कि पावर फेलियर होता तो उसमें टेम्परेचर्स भी कम है, तो अपना एक जो है इंतजाम रखें पावर बैकअप के लिए।
वहीं चमोली जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। बता दें कि जोशीमठ के सभी ऊंची चोटियां इस वक्त बर्फ की चादर में ढक चुकी है। वहीं बात करें बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की, तो यहां 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते सभी तीर्थस्थल और सभी पर्यटक स्थल बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं, जिस कारण निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड से दस्तक देती है। लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है, जगह जगह बर्फबारी हो रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओली में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। अचानक से मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और जगह जगह पर बर्फबारी भी हो रही है, और इससे लोग बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जगह जगह पर बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और बर्फबारी से लोग घरों में दुबक कर रहने को मजबूर है। जरूरत ना हो तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और तापमान में भारी गिरावट के कारण लोग अलाव का सहारा लेते हुए ठंड से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो धनसिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पति से नाराज पत्नी के कई महीनों से मायके में रहने से गुस्साए पति ने चाकू से वार कर पत्नी को घायल कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। किच्छा कोतवाली अंतर्गत गोकुल नगर निवासी सद्दीक मियां ने अपनी पुत्री फरजाना का निकाह 30 दिसंबर 2019 को किच्छा के बंटिया निवासी रिजवान के साथ किया था। निकाह के बाद फरजाना ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जो करीब 2 साल का है। आरोप है कि पति रिजवान नशा करते हुए पत्नी फरजाना के साथ आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता था। मारपीट किए जाने से नाराज होकर फरजाना अपने मायके चली गई। फरजाना करीब 5 महीने में पुत्रों के साथ मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि रिजवान लगातार फरजाना पर ससुराल लाने का दबाव बना रहा था। फरजाना के वापस न आने से आक्रोशित रिजवान गोकुल नगर में अपने ससुराल पहुंचा और फरजाना से गाली गलौज व मारपीट करते हुए चाकू से हमला बोल दिया। घटना के बाद आरोपी रिजवान मौके से फरार हो गया। अचानक हुई घटना के बाद फरजाना को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं किच्छा पुलिस ने रिजवाना के भाई सद्दाम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरजाना मुन्ना आई थी और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस था। शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, गले में, पेट में। महिला की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस। तो क्या चाकू लगा था? क्लियर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी धारदार हथियार से लगाइए। तो क्या किया उनका? उनको फर्स्ट एड दिया गया, सीरियस मरीज को तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सहकारिता और कृषि विभाग की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे थे, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही बीच बैठक में ही धन सिंह रावत ने पत्रकारों को बैठक से बाहर जाने को कह डाला था। श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्य की बैठक को अधिकारियों के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से निपटा डाला, जिससे अब विकास योजना को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। बैठकों से मीडिया को बाहर कर देना, ये तो फिर दाल में कुछ काला वाली बात नजर आती है। इस तरह की जो अगर कार्यप्रणाली रहेगी तो निश्चित तौर पे ये संदेह के घेरे में है। मंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि जो सार्वजनिक बैठकें होती हैं, विकास कार्यों से संबंधित बैठकें होती हैं, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी विधानसभा की जनता को ये हक है जानने का कि आप किस तरह से किन निर्देशों को दे रहे हैं, समय पे वे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक पारदर्शिता आप बनाए रखिए प्लीज। दोबारा से इस तरह से आप अगर करेंगे तो पत्रकारों में रोष होना लाजमी है। देखिए, जब भी वो अपनी समीक्षा बैठक लेते हैं या कभी कोई बैठक लेते हैं तो पहले वो देखते हैं कि आसपास कोई मीडिया कर्मी तो नहीं है। यदि मीडिया कर्मी होते हैं तो उनको बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है
और उसके बाद वो अपनी बैठक को शुरू करते हैं। जब इतना ही डर है मीडिया से, तो फिर ये औपचारिकता किस लिए? अपने सूचना विभाग को बुलाया, उनसे खबर कवर करें और वो दे दिए। तो मीडिया को पहले ही बता दिया जाए कि हमारी किसी भी बैठक में मीडिया को नॉट अलाउड है। मीडिया को बैठने के बावजूद उन्हें बाहर निकालना, ये तो सरासर हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो क्या अपनी बैठकों में क्या छुपाना चाहते हैं, क्या अधिकारियों से करवाना चाहते हैं। ये तो उनकी भविष्य की गर्द में है। और जिस तरीके से मीडिया कर्मियों से ये कहा जाता है कि आप बाहर जाइए और बाद में आपको बाइट के लिए बुला दिया जाएगा, तो ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी के निकट सरे शाम एक बालक से कुकर्म होने की सूचना पर हंगामा हो गया। लोगों ने बच्चों से कथित कुकर्म करने वाले युवक को पकड़कर पीट डाला। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह आरोपी युवक को लोगों से छुड़ाया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। शिकायत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल मामले में कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऋषिकेश मुनिकिरेती में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ऋषिकेश मुनिकिरेती, तपोवन और नरेंद्र नगर क्षेत्र में जल्द ही ओबीसी कोटे का सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। यह सर्वेक्षण पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश देते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। आयोग के अध्यक्ष का दावा है कि जून 2023 तक सर्वेक्षण का कार्य पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। बैठक में नरेंद्र नगर निकाय से प्रतिनिधियों और अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। आयोग के अध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया कि नरेंद्र नगर से कोई भी अधिकारी और प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। इसके लिए शहरी विकास विभाग के सहायक निदेशक और कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। आज जो बैठक हुई है, ये जो नगर पालिका में जो ओबीसी का रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व है तय करना है, उसके लिए जन सुनवाई के लिए बैठक बुलाएगी। हमारे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको जागरूक किया जाए ताकि एक आंकड़े जो है सही तरीके से आ सके, ओबीसी के आंकड़े आ सके और तदनुसार जो रिकमेंडेशन आएगी वो राज्य सरकार को हम देंगे। और कई प्रकार के सुझाव यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों का हमने अपने रिपोर्ट में संकलन कर लिया है। एक सुझाव ये आया है मुख्यतः कि जो यहाँ नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हैं, वो चक्राता क्षेत्र के लोग हैं या प्रताप नगर क्षेत्र के लोग हैं या कहीं और के हैं, ओबीसी में आते हैं। खबर रुड़की के भगवानपुर से है, जहां विधायक ममता राकेश ने चांचक गांव में 600 वर्ग मीटर सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस गांव में गागलहेडी रोड से अंदर गांव तक मुख्य मार्ग बहुत खराब हालत में था, जिसका प्रस्ताव उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार को दिया था, जिसके बाद 100 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क को स्वीकृत किया गया और आगे की सड़क वो विधायक निधि से बनवाएंगी। उन्होंने कहा कि इलाके में विकास कार्यों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इलाके में और भी कई विकास परियोजनाएं लाई जाएंगी। तो विधायक ममता राकेश ने उद्घाटन किया है सड़क का और उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे ही काम किया जाएगा। 600 मीटर लंबी सड़क की स्वीकृति की गई थी, जिसके बाद चांचक गांव में सड़क का उद्घाटन किया गया। तो रिबन काटकर विधायक ममता ने सड़क का उद्घाटन किया है। 600 मीटर लंबी सड़क की स्वीकृति की गई। हमारे जिला योजना से एक सड़क स्वीकृत कराई थी। ये 100 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसमें थोड़ा सा और गाँव वालों की मांग पर इस सड़क की चौड़ाई को और बढ़ाया गया। लगभग 2.5 मीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम किया गया है। हालांकि गाँव वाले ज़्यादा लंबी सड़क की बात कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि 100 मीटर यहाँ से रहेंगे, इससे आगे 100-150 मीटर में अपनी विधायक निधि से अभी इसके तुरंत बाद प्रस्ताव भिजवा करके ऐसे करवाने का काम करूंगी।
विकास कार्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विकास के लिए हम तत्पर हैं और वादा विकास का किया है। विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेगी। रुड़की के जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति पर किसान यूनियन लठैत के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए हमला बोला। वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शोभाराम प्रजापति ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनका कोई जमीनी विवाद नहीं है और न ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे किसी तरह की कोई बदतमीजी की। शोभाराम प्रजापति ने यह भी कहा कि जब से वह जिलाध्यक्ष बने हैं तभी से कुछ लोग उन्हें और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा काम हो गया, उल्टा कुछ कोतवाल को डांटे, मेरी ही जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, उल्टा मुझे ही कब्जा रहे हैं। मेरा उस प्लॉट में कोई ईंट हो, पत्थर हो, कुछ हो तो बताएं, पुलिस बता देगी, एसडीएम बता देगी वहां कब्जा कौन कर रहा है। इनके बताने से तो मैं ऐसा नहीं, तो कुल मिला के पहली बात तो जो ये लोग हैं इनका कोई प्लॉट हो वहां पे, जो इनके साथ है इनका कोई प्लॉट हो, प्लॉट के मालिक को वहां खड़ा करो। जो भी एसडीएम हो, पटवारी हो, शहर का जेन्युइन व्यक्ति हो, अगर उसकी बता दे तो मेरी तरफ से तो 2 फुट फालतू। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड असल्ट में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में काशीपुर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि डूटियाल चौराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 2 आरोपी के पास भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है अल्मोड़ा में, जहां गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कब्जे से गांजा पुलिस ने बरामद किया। तो अल्मोड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भारी मात्रा में गांजा भी बरामद की है। वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक नई पहल देखने को मिली है। बता दें कि सरलीकरण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी समाधान व निस्तारण के क्रम में जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने लगी है। सीएम की इस पहल से जहां लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल रही है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण कर रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी राहत महसूस होगी। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा में विद्युत वितरण खंड की ओर से विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकांश समस्या का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीओ संतोष अग्रवाल ने बताया कि जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं हो पाया, उनका निस्तारण 3 दिन के अंदर किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल सरलीकरण, समाधान व निस्तारण के क्रम में जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी आने लगी है। सीएम की इस पहल से जहां लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल रहा है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण कर रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी राहत महसूस हो रही है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा में विद्युत वितरण खंड की ओर से विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकांश समस्या का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीओ संतोष अग्रवाल ने बताया कि जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं हो पाया, उनका निस्तारण 3 दिन के अंदर किया जाएगा। तो विद्युत समस्या समाधान शिविर जैसे कई ऐसे पहल जिससे लोगों की समस्याएं सुनी गई। समस्या समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया। विद्युत वितरण खंड ने इसका आयोजन किया था। लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया, जिनका नहीं हो पाया
उनके समस्याओं को 3 दिन में सुलझाने की बात कही गई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के क्रम मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत विद्युत संबंधी समस्याओं के त्वरित सरलीकरण, निस्तारण के संबंध में आज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया था। सुबह 11 बजे से शिविर का समय था। आज हमारे पास में 30 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि बिल न मिलने से समस्याएं थी, 2 समस्याएं बिल न मिलने से थी, बिल सुधार की समस्याएं थी, पोल टेढ़े होने की समस्याएं थी। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में साथ देते हैं। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।